अगर ये वीडियो तुम इसलिए देख रहे हो कि इसे देखने के बाद तुम्हारा 90 डेज में 0 से 700 प्लस आएगा, तो मैं यही बोलूँगा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें जो भी बताने वाला हूँ वो तुम्हारे मार्क्स को सिर्फ इंक्रीज कर सकता है। अब वो कितना करेगा ये तुम्हारे अभी के लेवल पे डिपेंड करता है कि अभी तुम किस लेवल पे हो। बट श्योरली तुम्हारे मार्क्स और तुम्हारी प्रिपरेशन दोनों ही बूस्ट होंगी इस वीडियो के। शुरू करने से पहले मैं बोलूंगा कि एक पेन और एक कॉपी लेके बैठना और जो भी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो सारी चीजें नोट कर लेना, क्योंकि तुम वीडियो देखते हो और भूल जाते हो। एंड मैंने पूरे वीडियो को चैप्टर वाइज डिवाइड किया है, तो तुम उसके अकॉर्डिंगली ही देखना। तो शुरू करते हैं। माई सेल्फ देवेंद्र शाह, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स ऋषिकेश। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द नीट एग्जाम। थोड़ा बेसिक से चलते हैं। तो नीट हर बार की तरह मई के फर्स्ट वीक में ही होगा। एंड एक मेजर अपडेट है जो कि कल ही आया है 25 जनवरी को, और सारे बच्चों को थोड़ा परेशान कर दिया है। मेरे को तो ऐसा इस अपडेट में ये बोला गया है कि पेपर अब से 200 क्वेश्चंस का नहीं होगा, 180 क्वेश्चन का ही होगा। एंड देयर विल बी नो सेक्शन भी, मतलब कि अब तुम्हारे लिए ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं होंगे कि 10-15 में से तुम्हें 10 करने हैं। अब सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सभी सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चंस होंगे और सारे अटेम्प्ट करने हैं। एंड एग्जाम टाइम विल बी 3 आवर्स। पहले 3 आवर्स 20 मिनट का था, अब 20 मिनट कम कर दिया गया है। भगवान क्या जुल्म है। एंड अब बात करते हैं नीट 25 के लेकर तुम्हारे डाउट्स। पहला ये था कि 2025 में नीट 2 फेज में होने वाला है। देखो फिलहाल तो ऐसी कोई नोटिस नहीं आई है, तो हम मान के चलेंगे नहीं होगा। बट एनटीए देखो कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम सिर्फ अपनी प्रिपरेशन अच्छा कर सकते हो। तुम उस पर फोकस करो तो चीज तुम मैनेज कर सकते हो, लाइक प्रिपरेशन, क्वेश्चन, प्रैक्टिस, टेस्ट। ये जो भी होगा सबके लिए होगा, बराबर होगा, तुम्हारा एक का नुकसान नहीं होगा। तो इसके बारे में सोचना बंद कर दो। चैप्टर 2, नीट 25 कट ऑफ एंड डिफिकल्टी लेवल। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफिकल्टी की। देखो मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ही हार्ड आ जाएगा और इजी आने के चांसेस नहीं है। जैसे हर बार आता है, बट इस बार थोड़ा मॉडरेटली आएगा, बट बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा कि तुमसे क्वेश्चन बिल्कुल बन ही नहीं रहे हैं। मतलब इतना आएगा, अगर तुमने मेहनत की तो हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखो यार, लास्ट ईयर कट ऑफ तो मिल्की वे गैलेक्सी से भी आगे निकल गया। यू नो द रीजन, पेपर लीक एंड ऑल द अदर स्कैम। बट ऐसा होने के चांसेस दोबारा नहीं है शायद। तो कट ऑफ लास्ट ईयर से कम ही होगा। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अब देखो सभी को लग रहा है कि कट ऑफ बढ़ने वाला है, तो सब लोगों ने अपनी प्रिपरेशन काफी बूस्ट कर दी होगी, यार एकदम कट ऑफ बढ़ेगा तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे कंपटीशन बढ़ सकता है और थोड़ा कट ऑफ बढ़ सकता है। बट देखो इतना नहीं बढ़ेगा कि लाइक 24 की तरह होगा कि भाई मतलब उतना नहीं बढ़ेगा, ठीक है। बट एक बात याद रखना, कट ऑफ, डिफिकल्टी लेवल, ये सबके लिए ही सेम होगा। किसी को इजी या डिफिकल्ट नहीं आएगा, सबके लिए सेम होगा। और ये सेकेंडरी चीजें हैं, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है ये चीजें। तुम्हारे कंट्रोल में अभी सिर्फ प्राइमरी चीजें हैं, जैसे कि तुम्हें पढ़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, टेस्ट देना। तो तुम इस पे फोकस करो। थर्ड चैप्टर, हाउ टू प्लान योर डे। देखो प्लान सुन के एकदम बच्चों वाला टाइम टेबल बनाने बैठ गए हो तो ये बिल्कुल मत करना। इसके बदले तुम टू डू लिस्ट बनाओ, जो कि ज्यादा इफेक्टिव है। मैंने खुद यही किया था। और टू डू लिस्ट बनाना तो थोड़ा रियलिस्टिक बनाना, ये नहीं कि तुम एक दिन में पूरा नीट का सिलेबस रिवाइज करने बैठ गए। देखो थोड़ा रियलिस्टिक बनाना जितना तुम कर सकते हो, है ना। और जरूरी नहीं कि तुम हर दिन पूरा कंप्लीट कर पाओ। इवन मैं भी 70-80% ही कंप्लीट कर पाता था। दूसरी चीज ये है कि तुम पूछते हो कि भैया कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करिए। प्लान तो बना लिया, फॉलो भी कर रहे हैं, बट लॉन्ग रन में नहीं कर पाते। देखो मैं क्या करता था, वीक में 6 दिन एकदम जम के पढ़ता था, मतलब मंडे टू सैटरडे। संडे को मैं टेस्ट देता था और पूरा ब्रेक लेता था। लाइक उस टाइम पे मैं मूवीज देख लिया और वेब सीरीज, क्योंकि मेरे को यही चीज पसंद है, घूमना ज्यादा मैं करता नहीं था। बट इस दिन तुम एक दिन, चाहे संडे हो चाहे कोई भी दिन हो, उस दिन तुम्हें वो चीज करना जो चीज तुम्हें पसंद है। खैर आखिरी टाइम में धीरे धीरे कम कर देना, बट एक लॉन्ग रन में जाने के लिए बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। तुम्हारा भी दिमाग है, एग्जॉस्ट हो रहा है भाई, ब्रेक सबको चाहिए, ठीक है। बट ध्यान रखना, इस ब्रेक वाले दिन को कोई भी ऐसी चीज ना करना जिससे तुम्हारा स्लीप साइकिल बर्बाद हो। मतलब अगर जैसे मैं वेब सीरीज देख रहा हूँ तो मैं कभी भी लेट नाइट तक 3-4 बजे तक नहीं देख रहा होता हूँ। अगर मैं देख रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ, तो वो लाइक दिन में देख लिया। ऐसा मत करना, क्योंकि अगर स्लीप साइकिल बिगड़ेगी ना, तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूटेगी। क्योंकि स्लीप साइकिल अगर सैटरडे की बिगड़ी, फिर वो संडे की भी बिगाड़ेगा, और फिर यू आर गॉन।
तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक और सिनेरियो लेके चलता हूँ कि मान लो तुम्हें किसी दिन सेल्फ स्टडी करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो तुम उस दिन थोड़ा ब्रेक ले सकते हो। देखो, थोड़ा कभी-कभार मन की सुनना चाहिए, जब तुम्हें सच में लग रहा है, हर बार मन की मत सुनना, बट कभी-कभार सुनना चाहिए। क्योंकि फिर बिना मन के पुश करने से ना तुम्हारा ब्रेकडाउन टाइम ज़्यादा हो जाएगा, जो ब्रेक टाइम है वो ज़्यादा लंबा खींच जाएगा। नॉर्मली तुम 1 दिन ले रहे होगे, तो वो लंबा हो जाता है, क्योंकि पहले ही एग्ज़ॉस्ट हो गए हो, तो टेक अ ब्रेक। चैप्टर 4 बोर्ड्स एंड नीट। देखो, सीधी बात बताऊँ, अगर तुमने नीट की तैयारी अच्छे से करी है, मक्कारी नहीं करी है, पीसीबी तुमने तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है, तो तुम्हें बोर्ड से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो, पीसीबी से तो क्यों डरना, तुमने इतना पढ़ा है, बस तुम्हें आखिरी में थोड़ा सैंपल पेपर और थोड़ा डेरिवेशन पे फ़ोकस करना है। और मैं बोलूँगा कि अभी जो तुम्हारा बोर्ड आ रहा है, अब से प्रिपरेशन तुम स्टार्ट कर दो, और ऐसे करना कि जो तुम पढ़ रहे हो, वो बोर्ड में तो काम आए ही आए, लेकिन तुम्हारे नीट वाले में भी काम आए। ऐसा पढ़ना, दोनों को मिला के पढ़ना, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट कम हो और तुम अच्छा इफेक्टिवली रिवाइज़ भी कर सको दोनों के लिए। अब देखो, मेरा स्टेट बोर्ड था, तो वहाँ पे एक लोकली मिलती थी परीक्षा अध्ययन करके बुक, जिसमें सैंपल्स पेपर होते थे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे और उसके आंसर भी होते थे। देखो, तुम भी पता करना, तुम्हारे आस-पास जो भी चीज़ें ऐसी स्टेशनरी होगी, उनको पता होगा, ऐसी चीज़ें मिलती हैं तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से। तो वो चीज़ करना, उसमें आंसर भी होगा, तो तुम्हें आंसर राइटिंग में आसानी होगी। अब एडिशनल सब्जेक्ट की बात करते हैं। मेरा एडिशनल सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश था। इसके लिए मैंने एग्ज़ाम से पहले ही बीच-बीच में इनके चैप्टर्स की समरी वीडियो देख ली थी यूट्यूब से, जिससे मेरा मतलब क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए मेरा मतलब लाइक आसान हो गया था, ठीक है? अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन। राइटिंग में क्या आता है? एसे, आर्टिकल, नोटिस। नोटिस तो मैंने आज तक एग्ज़ाम के अलावा कभी लिखा ही नहीं, कभी नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बाकी वही मित्र को अपने पत्र भेजो या पेट दर्द का बहाना दे दो, आज तक किसी ने नहीं लिखा है, हमारे में तो पता नहीं। बट ये तुम बचपन से करते आओ यार, 10th के बोर्ड में दिया होगा, उसके लिए क्यों चिंता करना। बाकी रहा ग्रामर, ग्रामर में क्या करते हो? जो पढ़ने में अच्छा लगा, उसको फिल कर दिया, दैट्स ऑल। और ज़्यादा अच्छे नंबर चाहिए, तो पढ़ना पड़ेगा। बाकी देखो, ग्रामर, इंग्लिश, हिंदी की चिंता मत करना, मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं, कोई चिंता की ज़रूरत ही नहीं है। अगर पीसीबी में तुम अच्छा स्कोर ला रहे हो और इसमें एक डिसेंट नंबर से पास हो रहे हो, 60-70, दैट इज़ इनफ। 60-70 आराम से हिंदी, इंग्लिश में 12th में आ गए हो, तुम्हारा कॉमन सेंस इतना है, उससे तुम कर सकते हो। बिलीव मी गाइस, सच में आसान है। बोर्ड को तुम इतना पता नहीं टफ क्यों मान के चल रहे हो, तुम्हारा नीट मकसद है, तो ये छोटे-मोटे टारगेट को तुम ऐसे ही भेद के चले जाओ। चैप्टर 5 रिवीजन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर तुमने रिवीजन ही नहीं किया और बस तुम लेक्चर देखते गए, तो भाई तुम्हारी प्रिपरेशन ज़ीरो है, ज़ीरो। एंड इसको रिवीजन में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इंक्लूड कर दूँगा। तो देखो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होगा फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री। सेकंड पार्ट होगा तुम्हारा बायो और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनको एक जैसे रिवाइज़ करना है और इनको थोड़ा अलग तरीके से रिवाइज़ करना है। बट दोनों में क्या कॉमन है, पहले मैं वो बताता हूँ। रिवाइज़ करने से पहले तुम्हें क्वेश्चंस करो। पता है, देखो, तुमने लेक्चर-वेक्चर देख लिया, सारा कुछ समझ लिया। सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि तुम क्वेश्चन करो। अब क्वेश्चन करोगे, तो तुमको ये पता चलेगा कि तुम्हें क्या चीज़ याद है, तुम्हें क्या हमेशा याद रहती है, तुम क्या भूल जाते हो या तुम क्या कन्फ्यूज़ होते हो। अब जो तुम भूल जाते हो, उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, कन्फ्यूज़ होते हो, उसको भी करने की ज़रूरत है, बट जो तुम्हें याद है, उसको देखने की ज़रूरत है रिवीज़न में, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। इसको इफ़ेक्टिवली तुम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। तुम्हें समझ आ गया कि प्रायोरिटी तुम्हारी कैसे जानी चाहिए? पहले क्वेश्चन करो, उसके बाद उसको एनालाइज़ करो कि लाइक तुम्हारा मोर टॉपिक किस मतलब मोर क्वेश्चन्स किस टॉपिक से गड़बड़ हो रहे हैं। अगर पूरा चैप्टर गड़बड़ हो रहा है, तो तुम्हें समझ लो कि पूरा चैप्टर ही अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो ऑलवेज़ स्टार्ट विद अ क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब बात करते हैं पार्ट 1 फिज़िक्स एंड फिज़िकल केमिस्ट्री। ये देखो, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसी हैं कि इसमें न्यूमेरिकल्स ही इम्पोर्टेंट है, बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। हाँ, थोड़े बहुत वो स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, जो तुमने नोट्स से अपने कवर हो जाएँगे। अब देखो, फिज़िक्स के लिए एनसीईआरटी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद नहीं किया था एंड 180 में 180 आए थे मेरे। ठीक है? बाकी फिज़िकल केमिस्ट्री, वो भी हल्का एनसीईआरटी कर सकते हो अगर टाइम है तो, बट अगर टाइम की कमी लग रही है तुम्हें, तो क्या करोगे तुम, फ़ॉर्मूला तुम्हें एकदम फिंगर टिप पे होना चाहिए। लाइक तुमने देखा फ़ॉर्मूला, तुमने तुरंत आंसर बनाना शुरू कर दिया। फ़ॉर्मूला मत सोचना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिना फ़ॉर्मूले के ये याद हो जाएँगे, बट देखो मुन्ना, ऐसा है कि देखो, जो तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, तो उसमें ऐसे है कि इस एंगल पे ये रेंज सेम होता है, 2 एंगल। तो अब देखो, ये डिराइव करने बैठोगे, टाइम लगेगा। एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, लाइक जो तुमने वो मौत का कुआँ वाला क्वेश्चन देखा ही होगा, है ना? तो उसमें क्या होता है कि इधर फ्रिक्शन लगा है और ऊपर से ग्रेविटी, उधर वो फ्रिक्शन काम कर रहा है और एमवी स्क्वायर का वो लगा दिया। अब इसको डिराइव करके तुम फ़ॉर्मूला तो बना लोगे, बट ये टाइम लेगा, समझे?
तुम्हें टाइम बचाना है। नीट में देखो मोर और लेस फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा कंसेप्ट लगा के चलोगे, बट मोर और लेस तुम्हें फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। मैं हमेशा बोलूंगा ये चीज़ फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में भी अप्लाई करना। एंड टाइप 1 में ही बात करें तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, और कैलकुलेशन थोड़ा ढंग से करना। एंड टाइम टाइम लिमिटेड टाइम बॉन्ड टाइमर लगा के यूज़ कर। बात करते हैं दूसरे टाइप में जिसमें बायो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रखा है। अब ये देखो तीनों सब्जेक्ट कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं। समझने के लिए तुमने लेक्चर देख लिया, वो अब हम रिवीजन की बात कर रहे हैं। जब रिवीजन करने आओगे तो जो ऑर्गेनिक है 12th वाली, वो पूरी एनसीईआरटी की ही याद करना, एक्स्ट्रा मत करना। ना इतना टाइम है तुम्हारे पास, ना बहुत इतना ज़रूरी है। एनसीईआरटी अगर ढंग से याद किया बेस्ट है। यही काम बायो में करना है, बायो की एनसीईआरटी चार्ट जानी है। बट मैं तुम्हें बताऊं, इनऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है, तुम्हें बायो से ज़्यादा अच्छा उसका एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा इनऑर्गेनिक का। तो मैं पहले यही बोलूँगा कि तुम अपना डिवाइड कर लो, हाई यील्डिंग टॉपिक्स क्या है तुम्हारे लिए। लाइक कम मेहनत में, मतलब कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट देने वाला, मतलब कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सही होने वाला, पहले वो चैप्टर करो इनऑर्गेनिक में। मेरा खुद थोड़ा-सा वीक रह गया एग्ज़ाम में, बाकी वैसे स्ट्रॉन्ग था। तो इनऑर्गेनिक में जितनी अच्छी एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना बेस्ट है। अब देखो चारों जो भी सब्जेक्ट बन गए उनको कंबाइन करके बताता हूँ। देखो फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री में तुम्हारे पास फॉर्मूला नोट्स होने चाहिए। अभी आखिरी टाइम में अगर हैं तो ठीक है, बनाने मत लगना। अगर आसानी से बना लेते हैं तो ठीक है, बट आखिरी में टाइम मत वेस्ट करना इस पे। बनी बनाई होती है, तुम्हें ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएँगी। बाकी और जो बचा फिज़िक्स फिज़िक्स और हमने फिज़िकल केमिस्ट्री की बात कर ली, फॉर्मूला नोट्स। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो। बायो के लिए मेरी खुद की शॉर्ट नोट्स थी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए मैंने नहीं बनाया। मैं कुछ चैप्टर से मैं कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड पे आ गया था। और अगर तुम्हारे पास है तो बहुत बढ़िया है, ये चीज़ें फॉर्मूला नोट्स, शॉर्ट नोट हैं, आराम से तुम इसको पढ़ते रहो। बट एक चीज़ और, तुम हमेशा यही शॉर्ट नोट मत पढ़ते रहना, है ना? बीच-बीच में एनसीईआरटी पढ़ना। मैं रिवीजन पे इसलिए ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ ताकि मेन चीज़ रिवीजन है। बच्चे रिवीजन में ही लैग करते हैं, और यही यही वो चीज़ है जिसमें लैग करोगे तो देयर इज़ नो वे आउट, जो तुम्हारा अच्छा चीज़ें मतलब एक अच्छा स्कोर करवा सके। रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? और जिनके पास फॉर्मूला नोट्स नहीं है और शॉर्ट नोट नहीं है, और जो भी मेंटरशिप मेरा जॉइन करेगा तो उनको ये फ्री में अवेलेबल है। बाकी तुम और भी मतलब सोर्सेस है, तुम यूज़ कर सकते हो। चैप्टर 6 टेस्ट। अब टेस्ट की बात करें तो बेसिकली ये 2 टाइप के टेस्ट होते हैं। एक तुम पार्ट सिलेबस टेस्ट देते आए हो, और एक कंप्लीट सिलेबस टेस्ट होता है जिसको हम मॉक टेस्ट भी बोलते हैं। अभी 3 महीने हैं, एंड अभी के हिसाब से दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। देखो पार्ट सिलेबस टेस्ट तुम्हारे चैप्टर के इन डेप्थ नॉलेज को चेक करता है, एंड ये चीज़ मॉक टेस्ट नहीं कर सकती हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मॉक टेस्ट क्या है, वो एक चैप्टर से 1 आध 2 कांसेप्ट के सवाल पूछ लिया, और वो तुम्हें बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। तो एक स्यूडो आंसर है, मतलब कि लाइक तुम्हें वो चैप्टर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बट अगर तुम पार्ट सिलेबस दे रहे हो तो वो मल्टीपल टॉपिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो तुम्हारी उस चैप्टर की इन डेप्थ नॉलेज चेक करता है। तो अभी स्टार्टिंग करो, कम से कम 30-40 दिन तक पार्ट सिलेबस ही दो, और साथ में बीच-बीच में तुम मॉक टेस्ट इसमें दो। आखिरी में मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना। चैप्टर 7 टेस्ट एनालिसिस। जितना टेस्ट ज़रूरी है उतना ही टेस्ट एनालिसिस भी ज़रूरी है। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो जो भी तुमने मिस्टेक किया, तुमने टेस्ट दिया, अपने मिस्टेक देके मान लो सपोज 15-20 इनकरेक्ट निकले, और 500 में छोड़ा, मतलब 25 क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए, ठीक है? इनको तुम 2 पार्ट में डिवाइड करो, 2 टाइप के एरर बनाओ, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर में हम बेसिकली अपने सिली मिस्टेक लिखेंगे, कौन-कौन से क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए हैं, और ये काफ़ी सीरियस होता है। अब देखो वो कैसे हो सकते हैं, लाइक तुमने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा, जैसे तुम्हें बोला इंसुलिन, तुमने डायबिटीज़ पढ़ा, आगे नहीं देखा इंसिपिडस लिखा है या मेलाइटस लिखा है ना? तो तुम ऐसे गलती कर दी, या तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, या तुमने कैलकुलेशन हो गया, और भी ऐसे बहुत सारी मिस्टेक हैं जो कि आते हुए भी, सिंपल से समझो कि जो तुम्हें आता है, जो कांसेप्ट आता है, फिर भी तुम उसको गलत कर रहे हो, जैसे गलत फॉर्मूला लगा दिया, है ना? तो इसको अवॉइड करने का देखो एक ही तरीका है कि मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो जब एग्जाम में पढ़ रहे हो, कि इंसुलिन के साथ डायबिटीज़ मेलाइटस दिया है या इंसिपिडस दिया है, ठीक है? और ये सबसे बेकार एरर होता है भाई, ये समझ रहे हो? मतलब जो तुम्हें आता है वही गलत कर रहे हो, मतलब जो नहीं आता कम से कम उसमें तो 4 की ही माइनस जा रही है ना, इसमें -5 जा रही है, मतलब खुद के पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मारना। तो जितना हो सके टाइप 1 एरर हटाओ। अब टाइप 2 एरर में बात करें तो वो ऐसा हो सकता है कि जो तुम्हें नहीं आता, लाइक तुमने वो कांसेप्ट पढ़ा ही नहीं, या तुम्हें वो कांसेप्ट समझ नहीं आया है, और ये एरर इतना सीरियस नहीं जितना ये एरर है। ये तुम लेक्चर देखोगे उसको सॉल्व कर लोगे, बट ये लेक्चर से सॉल्व नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस करना, टाइप 1 एरर
बहुत ज़्यादा होते हैं। तो टाइप 1 पे ज़्यादा फोकस करना और इसके लिए तुम लेक्चर देखना, उसके बाद तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सबके लिए उतना ही है, ठीक है? चैप्टर 8 कंप्लीट रोड मैप फॉर 90 डेज़। अभी तक जो तुमने देखा वो एक पूरा मैंने डिटेल में बता दिया। अब ये आखिरी में मैं तुम्हें कंक्लूड करके 90 डेज़ का एक शेड्यूल टाइप का देने वाला हूँ कि तुम बेसिकली कैसे फॉलो कर सकते हो। अब देखो तुम्हारे पास एप्रॉक्स 90 डेज़ बचे हैं। तो इनको देखो मैक्सिमम 40 से 45 दिन 2 पार्ट में डिवाइड कर दो इक्वली 45-45। अब अभी 45 में अगर तुम्हारा सिलेबस हो गया उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी 45 दिनों में जो भी अभी से स्टार्ट हो गया, अभी से तुम्हें अभी एक बार अपना फिर से पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। फिर से क्या रिवाइज करना है? 11th-12th पूरा कंप्लीटली। इस बीच जैसा कि मैंने बताया पार्ट सिलेबस टेस्ट इन डेप्थ नॉलेज चेक करता है। तो इन 45 दिनों में तुम पार्ट सिलेबस टेस्ट पे ज़्यादा प्रायोरिटी रखना प्लीज़। सच बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, है ना? और वीकली तुम अपना मॉक टेस्ट देते रहो, लाइक 5-6 मॉक टेस्ट दे दो इन 40 दिनों में। इससे तुम्हारा 4-5 मॉक टेस्ट हो गया ना तो एक मॉक टेस्ट के लिए हैबिट बनेगी, ठीक है? ये बात ध्यान रख। अब बात करते हैं लाइक तुम कैसे रिवाइज़ करोगे? देखो रिवाइज़ के लिए मैंने पहले ही डिटेल में बता दिया है बट एक इन शॉर्ट में बताता हूँ कि लाइक तुमने क्वेश्चन किया और जो भी वहाँ डाउट आ रहा है उसको रिवाइज़ करना, है ना? और जो तुम अगर शॉर्ट नोट या फॉर्मूला नोट्स यूज़ कर रहे हो तो लाइक पूरे लाइक अभी से 90 दिन तक बस शॉर्ट नोट्स मत पढ़ते रहना, ठीक है? शॉर्ट नोट जैसे आज पढ़ा, अगले रिवीजन में तुमने एनसीईआरटी पढ़ी, मिक्स करके चलना, टाइम बचेगा और इफेक्टिव भी होगा। एनसीईआरटी भी बीच में पढ़ लिए तो इफेक्टिवनेस बढ़ाता है, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट 45 डेज़ में। अब नेक्स्ट 45 डेज़ में तुम्हें रेगुलर टेस्ट देना। रेगुलर बोले तो तुम डेली दे सकते हो। अगर स्टार्टिंग में डेली नहीं दे पा रहे हो तो एक दिन अल्टरनेट करके दे सकते हो। आज दिया, कल नहीं दिया, परसों दिया, बट उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और जो चीज़ मैंने बताई टेस्ट के बाद क्या ज़रूरी है? टेस्ट एनालिसिस। वहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया, टेस्ट एनालिसिस करो। जो भी तुम्हारी सिली मिस्टेक है, जो भी चीज़ें हैं, उसको एक डायरी में नोट करो प्लीज़। अब उस डायरी में देखो एक डायरी मेरी थी मिस्टेक बुक के नाम से। तो अब देखो उस डायरी में मैं 2-3 चीज़ें लिखता था। एक तो जो चीज़ मैं भूल रहा हूँ, क्या भूल सकता हूँ मैं? साइंटिस्ट के नेम होंगे बायो में, साइंटिस्ट के कौन से ईयर में उसने क्या खोज करी, ऐसे जो चीज़ें हैं ना मत हिस्ट्री वाली चीज़ें जो तुम्हें याद नहीं रहती, याद रहती है बट तुम्हें बार-बार उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। वो चीज़ लिखो, जो चीज़ तुमने गलतियाँ करी, वो चीज़ लिखो, ठीक है? फ़ॉर्मूलाज़ लिख सकते हो, तो एक मिस्टेक बुक बनाओ और इसको 2-3 दिन में ऐसे ही रफ़ली तुम्हें याद नहीं करना है। मतलब खोला और ऐसे एक बार देख लिया, हाँ, ये गलती है, ये ऐसे उसको एक सुपरफिशियल रीड कर लो। दैट इज़ ऑल इनफ टू डू। मतलब मज़ा आ जाएगा तुम्हें, चीज़ें अच्छे से रिटेन रहेंगी। चैप्टर 9 मेंटल हेल्थ। देखो भले ही मैं इसकी बात आखिरी में कर रहा हूँ, बट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर अभी के आखिरी दिनों में। देखो मेंटली फिट रहोगे, तभी तुम आउटपुट अच्छा दे पाओगे, समझे? इसके लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कुछ तरीके बताता हूँ, लाइक देखो तुम सुबह-सुबह थोड़ा-सा लाइक 5-10 मिनट मेडिटेट करो। अब तुम्हें लगता होगा मेडिटेट करना पंचायत है, कैसे करें? कुछ नहीं, मान लो 5-10 मिनट तुम शांति जगह बैठे, छत पे बैठे, कुछ मत सोचो, सिर्फ सोचो नीट के बारे में। नीट के बारे में, नीट के रिज़ल्ट के बारे में कि तुम एम्स में जा रहे हो या अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, जो तुम्हारा सपना है, उस सपने को पूरे कर रहे हो, तुम्हारे मम्मी-पापा खुश हो रहे हैं। लाइक आई यूज्ड टू डू दिस। तुम मतलब अपने उस फ्यूचर में जियो कुछ 5-10 मिनट के लिए। इट इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, तुम मान लो। उस चीज़ पे फ़ोकस करो जो जिसका सपना तुम देख रहे हो, ठीक है? ऐसा बहुत सिंपल तरीका है। तुम दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, जब भी तुम्हें दिक्कत आ रहा है, परेशान चल रहे हो, मन अच्छा नहीं लग रहा, उदास चल रहा है, कुछ भी हो गया, ऐसे होते रहते हैं, ब्रेकडाउन्स आते रहते हैं। व्हाट कैन यू डू? पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकते कि मिस हो जाते हैं। यू कैन डू राइट अ डायरी। डायरी में तुम्हें क्या लिखना है? जो भी बहुत लंबी डायरी नहीं लिखनी, लंबी-चौड़ी तुमने डायरी लिख दी। सिंपल सी बात है, उसमें जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है हल्का-फुल्का लिख दिया। और सही बताऊँ तो मैं भी लिखा करता था एंड जब मैं अभी पढ़ता हूँ ना, तो बहुत अच्छा लगता है गाइज़, बहुत अच्छा। इसलिए ये बस 2 चीज़ें हैं, इतना अगर कर लोगे दैट इज़ ऑल फॉर योर मेंटल हेल्थ। हाँ, वन मोर थिंग, सोशल मीडिया, दूर रहो। लाइक बहुत सारे ड्रॉपर्स भी होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे एंड तुम्हें लगता होगा कि मेरे दोस्त वहाँ घूम रहे हैं, वहाँ स्टोरी डाल रहे हैं, इनका व्हाइट कोट सेरेमनी, यहाँ नॉट में कुछ भी फर्स्ट ईयर में सब स्टोरीज डालते हैं, मैं भी बहुत डाला हूँ। तो बुरा लगता होगा, इसीलिए हटा दो। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जितना इंस्टाग्राम तो डीएक्टिवेट मारो, व्हाट्सएप जितना हो सके उतना कम यूज़ करो। यूट्यूब भी बस काम के लिए यूज़ करते हो तो काम के लिए यूज़ करो। लाइक तुम्हें मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आखिरी के 3-4 महीने पहले मैंने इंस्टा डीएक्टिवेट करी थी। अब रिज़ल्ट आया था बीच में कि 92% आया मेरे बोर्ड में। अब यार खुशी किसको नहीं होती, सब ऐसे डालते हैं, मैं भी सोचा डाल दूँ अपने 92%। बट मैंने सोचा नहीं यार, अभी अगर मैं एक्टिवेट करूँगा फिर कुछ दिन का वेस्टेज जाएगा, तो मैंने नहीं किया। और मैंने पता है क्या बोला? कि अब डायरेक्ट नीट का रिज़ल्ट ही डालूँगा। और पता है मैंने नीट के रिज़ल्ट मतलब 1 बजे आया और 1 बजे रात मैंने रिज़ल्ट की फ़ोटो डाली इंस्टा पे।
दैट विल बी योर डेडिकेशन भाई। छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं, जो तुम्हारा आखिरी लक्ष्य है ना, उस पे उसको सोच के चलना। चैप्टर 10 पर्सनल मेंटरशिप। अब तुम सबने इतना बोला मुझे कि भैया आप भी मेंटरशिप शुरू कर दो, हमें चाहिए। तो मैंने लास्ट वीक से शुरू कर दिया। ऑफिशियली बैच 31 से स्टार्ट होगा, 31 जनवरी से। तो वहाँ 1-to-1 कॉल मिलेगा, तो 31 से पहले ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। एंड बाकी उस बैच में सभी को वीकली इंटरेक्टिव सेशन मिलेगा। लाइक नॉर्मली मैं उसका डाउट पहले लेने वाला था, लेकिन लोगों ने बोला कि देखो एज अ ड्रॉपर तुम भी फील कर सकते हो, और अगर खासकर तुम जब ऑनलाइन बैच में हो, खुद पढ़ना मतलब एकदम मोनोटोनस लाइफ, नो फ्रेंड सर्कल, नो सोशल लाइफ, बहुत ही ज़ीरो हो जाती है। और आई नो मैं भी लाइक ऑनलाइन पढ़ा हूँ, नो कोविड वाला, तो बहुत वो होता है। तो इसीलिए लाइक उन्होंने बोला कि एक इंटरेक्टिव सेशन रखना, तो मैंने थोड़ा-सा कुछ क्वेश्चन्स उठा लिए नीट के बायो से, और वो एक आपस में बहुत ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन डिस्कस किया और काफ़ी इंटरेक्टिव बनाया। एंड उन्हें सच में अच्छा लगा, तो मैं उनके हिसाब से भी लेके चल रहा हूँ। बाकी तुम्हें उस बैच में मिलेगा कि हाउ टू रिवाइज़ योर एनसीईआरटी बायो पर चैप्टर इन लेस देन 20 मिनट। और उसमें मैं तुम्हें अपने शॉर्ट नोट्स, अपने फॉर्मूला नोट्स, और जो भी ट्रिक्स, टिप्स जो भी तुम्हें होगी ना, सारा कुछ दूँगा। एंड देखो एज़ अ नीट एस्पिरेंट मैंने भी वो लाइफ़ जी है, तो मेरे पास ऐसे पैसे नहीं होते कि मैं मंथली किसी को हज़ार-हज़ार मेंटरशिप का दूँ। इसीलिए बहुत ही लाइक पैसा कमाने का कोई वो मन में ना रखते हुए 449 टोटल 3 महीने का, मतलब टोटल 3 मंथ का नीट तक का है। ये अर्ली बर्ड प्राइस है, एंड इसकी प्राइस बाद में 499 हो जाएगी। एंड इसके बाद भी जिनको लगता है कि यार ये भी पे करना उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो एक बार मैसेज कर देना। बाकी देखो सही बताऊँ तो यूट्यूब पे मैं फ्री में जो भी तुम्हारे डाउट्स आते हैं, मैं लाइव आके करते रहता हूँ। वीकली 2 बार लाइव आता हूँ, तुम अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ऐसे ज़िद मत करना ज़बरदस्ती, तुम घरवालों को ही बोल रहे हो नहीं यही खरीदूँगा तभी नहीं। देखो आखिरी टाइम चल रहा है, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, यही टाइम है कोयले से हीरा बनने का। जितना भी तुमने अभी तक मेहनत किया है ना, उसको और बढ़ाने का ये समय आ चुका है। क्योंकि ये वो टाइम है कि 650 वाला बंदा भी 550 तक जा सकता है, अगर उसने अपनी प्रिपरेशन खराब करी तो। और 500 550 वाला बंदा भी 650 तक टच कर सकता है, अगर उसने अपनी अच्छी प्रिपरेशन करी तो। एंड फॉर अ प्रॉपर गाइडेंस यू कैन जॉइन माय मेंटरशिप, मैसेज मी ऑन टेलीग्राम @devendra_amsar एंड चेक द पिन कमेंट। एंड अगर इस वीडियो के बाद भी कोई डाउट्स आ रहा है तुम्हारा, तो कमेंट कर देना, आई विल श्योरली मेक द वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। इस बार फोड़ ही दो गाइज।